तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट। इसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और बहुत ही मज़ेदार क्योंकि इसमें केवल फिलॉसफीज पढ़नी है आपको और कुछ खास नहीं पढ़ना। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है ये मैंने पूरा उठाया है AKTU की वेबसाइट से। तो AKTU के अकॉर्डिंग जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस इतना ही है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, कॉन्सेप्ट चेंज, टिको मॉडर्न कॉन्सेप्ट और क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन डिज़ाइन। इतना देखेंगे। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले बात आती है नीड ऑफ द क्वालिटी, कि हमें क्वालिटी की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जब बहुत ज़्यादा गुड्स की डिमांड आने लगी तो इतनी जल्दी बन नहीं थी चीज़ें कि उनकी क्वालिटी मेंटेन करना बड़ी मुश्किल हो गई थी। यानी कई चीज़ें बेकार क्वालिटी की लोगों कस्टमर तक पहुंच नहीं थी। तो क्वालिटी को एश्योर करने के लिए उस समय कुछ मेजर्स लिए गए जो आगे बढ़ते हुए यानी डेवलप होते होते एक सब्जेक्ट में तब्दील हो गए। इसका नाम रखा गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो क्वालिटी होती है आपके परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन का रेशियो। यानी आपने किसी, मान लो कोई एक गुड है, यानी एक मोबाइल है, आपने उससे, एक आईफोन का मोबाइल है, आपने उससे जो उम्मीदें रखी हैं उससे अच्छी उम्मीदें रखी होंगी। तो आपने उम्मीद रखी है कि ये कॉल कर लेगा, और वो कॉल करता है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा फंक्शंस देता है। तो यानी वो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी कॉल करने की उससे बढ़ के है। यानी तुम कहोगे कि क्वालिटी उसकी अच्छी है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो परफॉर्मेंस, यानी जो परफॉर्मेंस जो आपके रिक्वायरमेंट जो उसने स्पेसिफाई किया था उस गुड ने, वो और आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस गुड से, वो उन दोनों का रेशियो होता है। तो जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी और परफॉर्मेंस उतनी वो नहीं दे पाएगा, उतनी बेकार क्वालिटी होगी। और अगर आपकी उम्मीदों से बढ़ के उसने परफॉर्मेंस दी तो आप कहोगे कि क्वालिटी उसकी अच्छी है। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। जैसे वेबस्टर्स डिक्शनरी ने बोला है कि डिग्री ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ द थिंग इज नन एज द क्वालिटी। ठीक है। और अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ASQ, ये काफ़ी जानी मानी संस्था है, अगर एग्जाम में आए तो इसको जरूर नोट करके आना। दिस टोटलिटी ऑफ फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेटिस्फाइड नीड। अब हम जनरली समझ लेते हैं कि एक्चुअली में होती क्या है क्वालिटी। यानी फिटनेस ऑफ द कंज्यूमर यूज मीट और एग्जिट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी एक तरह ग्राफ से समझो कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, ये लेवल है हमारी एक्सपेक्टेशन का, और जो क्वालिटी की वो मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है गुड्स की वो यहाँ पे आती है, इस टाइप से जा रही है। तो यहाँ पे ये मीट करेंगी, वहाँ पे हम कहेंगे अगर इससे ऊपर रहा तो हम कहेंगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट है, इससे नीचे रही तो हम कहेंगे इसकी क्वालिटी बेकार है। तो इस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी होती क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्वालिटी गुरुज। ये गुरु जो है हिंदी टर्म है, लेकिन ये उतनी ही सम्माननीय है इस सब्जेक्ट में भी जितनी कि हिंदी में होती है। यानी अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले गुरु हैं इसके सेवार्ट, जिन्होंने कंट्रोल चार्ट थ्योरी दी, PDCA साइकिल दिया, पढ़ेंगे अभी आगे हम। और डेमिंग, इन्होंने स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल की पूरी थ्योरी इन्होंने दी, जिनकी ये शक्ल है। अब जुड़ान, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ द सेवार्ड दिया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी थ्योरी इन्होंने दी। जुड़ान ये रहे। ठीक है, ये एक अमेरिकन थे, लेकिन इन्होंने जो पढ़ाई की थी वो जापान जाके की थी। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब इस टाइप से ये कुछ गुरुज हैं, इनको एग्ज़ाम में पूछने की संभावना कम है, मगर फिर भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इनकी याद रखना चाहिए। टगाची, ये भी काफ़ी फेमस हैं, ये जापानी हैं। और आगे बढ़ते हैं, अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी, ये हमारे सिलेबस में डिफाइन है तो हम समझते हैं।
कि कैसे इवोल्यूशन हुआ क्वालिटी का। तो सबसे पहले बात है 1900 की, कि सर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने कहा कि जो हमारे गुड्स बन के जाते हैं उनमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने चेक करना मतलब इंस्पेक्शन करना की सलाह दी। तो ये एक जन्मदात्री थी TQM के सब्जेक्ट की ये थ्योरी, ठीक है। फिर 24 साल बाद 1924 में स्टैटिकल कंट्रोल चार्ट दिया शेरवार्ड ने, क्योंकि पीछे देखा था हमने। 1930 में फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग आई, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी, ठीक है। अब फिर उसके बाद आया बर्डवार सेकंड। इस टाइम पे जो गुड्स थे उनकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा हुई और उनकी क्वालिटी की भी हमें मतलब उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैसे कोई गन बन रही है तो अगर उसकी क्वालिटी के साथ अगर कोई वो हुआ तो सीधे मौत का सवाल बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्टैटिकल मेथड्स को यूज़ करना बहुत ही बड़े स्तर पे शुरू कर दिया। फिर बर्डवार ख़त्म हुआ, 1950 आया। क्वालिटी एश्योरेंस और स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स के लिए जो जापानीज थे उन्होंने कुछ थ्योरीज डेवलप की। मतलब यहाँ से 1950 से इस सब्जेक्ट की एग्जैक्टली शुरुआत हुई, उसके बाद से ये डेवलप ही हो रहा है। तो जापानीज ने एडवर्ड डेमिंग ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और जोसेफ जोरान इन्होंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने की क्या कॉस्ट है, इसको हम देखेंगे आगे। लेकिन इतना ये समझ लो कि जैसे क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब इंस्पेक्टर बैठाना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे। इस टाइप की जो क्वालिटी को चेक करने के लिए जो हमें कॉस्ट देनी पड़ेगी उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब दूसरा है टोटल क्वालिटी कंट्रोल, इसको इंट्रोड्यूस कराया था एडमंड फेंगनबॉम ने। तो ये तो अभी देखेंगे हम पूरा। फिर उसके बाद 1960 में जीरो डिफेक्ट थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया P. क्रॉसबे ने, और 1970 में क्वालिटी एश्योरेंस मेथड थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस। और बस इतना ही था इवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, ये देखते हैं। तो सबसे पहला मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी जो भी मैनेजमेंट है, यानी एक इस लेवल पे है बंदा, उसके नीचे 4 इस लेवल पे हैं, और उसके नीचे जो मतलब हायरार्की है उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। ये नहीं है कि जो वर्कर वर्क कर रहा है और एक बंदा AC में बैठा है वो उससे और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी सभी लोग मतलब जो फर्म है उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं अपना सक्रिय रूप से। और दूसरा फोकस ऑन द कस्टमर, यानी हु इज़ द कस्टमर, इंटरनल और एक्सटर्नल वॉइस ऑफ द कस्टमर डू राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। कस्टमर पे फोकस ये सबसे इम्पोर्टेंट बताया है इन्होंने, क्योंकि अगर कस्टमर को चीज़ें सही वक्त पे सही तरह से नहीं मिली तो वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तो अब तीसरी बात आती है इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटायर वर्कफोर्स, एक मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट और इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटायर वर्कफोर्स, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जी बात करता है वर्कफोर्स के ऊपर, ये बात करता है मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। मैनेजमेंट के लोग वो होते हैं जो ऑफिस में बैठे होते हैं, और वर्कफोर्स के वो होते हैं जो रियलिटी में काम करते हैं। तो नंबर 1 यूटिलाइजेशन, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि काम इतना कम है कि 10 लेबर आई है आपके साथ काम कर रही है, 3 बैठे हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करना है आपको, ठीक है। और दूसरी बात आती है इंटायर वर्कफोर्स का इन्वॉल्वमेंट, यानी उनको कुछ इस टाइप से समझाना है आपको कि उन्हें वो काम पर्सनल लगे, ऐसा ना लगे कि मेरा अगर काम ये नहीं हो रहा है तो भी मेरे पास से क्या जाता है, मुझे तो पैसे पूरे मिल ही रहे। और तीसरी बात आती है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, यह भी एक थ्योरी है काइज़न की, उसी पे बेस्ड है। यानी जो हमारा इम्प्रूवमेंट है किसी भी गुड्स का वो कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक बार हमने उसे इम्प्रूव कर लिया तो उसे छोड़ दिया कि अब तो ये हो गया। ये नेवर स्टॉप
एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। इसमें मिनिमाइज द वेस्टेज एंड स्क्रैप, वेस्टेज और स्क्रैप, स्क्रैप होता है मतलब जैसे एक कोई वर्क पीस है, इसमें से हमने एक होल बनाना है तो केवल होल चाहिए हमको, तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो स्क्रैप हो गया या फिर वेस्टेज, तो इसको भी यूज़ करना चाहिए या फिर इसको मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है। नंबर 5, ट्रीटिंग सप्लायर एज अ पार्टनर। अगर आपके सप्लायर आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपको टाइम पे कोई चीज़ मिलेगी नहीं, टाइम पे नहीं मिलेगी, आपकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपके जो सप्लायर्स हैं उनको पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसी दुकानदार की तरह। ठीक है। और नंबर 6, परफॉर्मेंस मेजर। आपको जो परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपने कितना काम किया है, कितना काम करना है, इस तरह का सारे मेजर्स आपको देखने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज की। इसमें क्या है कि डीमिंग्स ने 14 पॉइंट्स दिए थे कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज के लिए। तो सबसे पहला है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। कॉन्स्टेंसी का हिंदी मीनिंग होता है भक्ति, यानी आपको प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट और सर्विस के इम्प्रूवमेंट के लिए जद्दोजहद करनी ही करनी है। और दूसरा है अडॉप्ट अ न्यू फिलॉसफी। आपको पुरानी फिलॉसफी पे स्टिक नहीं रहना है, मार्केट डेली बदलती है, इसीलिए आपको नई फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने पॉइंट बताया था चेज मास इंस्पेक्शन, यानी आपको इंस्पेक्शन के मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतनी है, आपको मास स्केल पे इंस्पेक्शन करना है ताकि क्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके। नंबर 4, सेलेक्ट आर फ्यू सप्लायर बेस्ड ऑन द क्वालिटी। आपको बार बार नए सप्लायर्स नहीं चाहिए। हाँ, मान लिया कि कोई अगर आपको 2-4 रुपये सस्ते में दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपने पुराने सप्लायर्स पे ही स्टिक रहना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि नया सप्लायर आपके साथ क्या करेगा और ये जो क्वालिटी मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा। इसीलिए आपको पहले से जो चेक रहें, आपको जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वो भी टाइम पे, केवल उन्हीं सप्लायर्स पे रहना है, बार बार सप्लायर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है। और नंबर 5 है कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव सिस्टम एंड वर्कर। जो सिस्टम है वर्कर्स का और जो सिस्टम है उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करता रहना चाहिए। ठीक है। इंस्टीट्यूट वर्कर ट्रेनिंग, आपके जो वर्कर हैं इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेन करना चाहिए। ठीक है। इंस्टिल लीडरशिप अमॉन्ग द सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर्स हैं उनको स्किल सिखाने चाहिए लीडरशिप के। ठीक है। नंबर 8, एलिमिनेट फियर अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज़ के बीच में डर बैठा रहता है कि मैं ये करूँगा तो ये ना हो जाए, तो उस सब को हटा दो, कि उन्हें समझाओ कि भाई तुम्हारी ही कंपनी है तो इसे अच्छे से चलाना है तुमको। नंबर 9, एलिमिनेट बैरियर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अब 2 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में जो बैरियर्स आते हैं, यानी कि कोई एक फाइल है दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंच ही नहीं रही, या फिर मतलब इस टाइप के, या कई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस टाइप के जो बैरियर्स हैं उनको हटाना एक प्राथमिकता रहती है। ठीक है। नंबर 10, एलिमिनेट स्लोगन्स टारगेट्स। आपने कई बार क्या होता है कि स्लोगन्स दे देते हैं, तो जो आपकी वर्क फोर्स है वो इतना ज़्यादा डर जाती है, उसके प्रेशर में आ जाती है कि मतलब वो टारगेट हमसे पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने तो नारा लगा दिया कि करो या मरो, लेकिन वो उस स्लोगन्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। आपने टारगेट दे दिया कि आपको एक दिन में 100 कस्टमर्स को मतलब अटेंड करना ही करना है, 100 कस्टमर आ ही नहीं रहे, कहाँ से अटेंड करेगा वो, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा वो, इसीलिए उसके जो काम पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा गलत। तो इसीलिए जो स्लोगन्स और टारगेट्स हैं उनको हटा देना चाहिए। ये थ्योरी थी हमारे डीमिंग साहब की। और 11, ये भी इसी का है, न्यूमेरिकल कोड्स, मतलब जो बता देते हैं कि आप कुछ नंबर्स में, तो इसको भी हटा देना चाहिए। ठीक है। इनहेंस वर्कर्स प्राइड, जो वर्कर्स की प्राइड है मतलब उसका सम्मान को बढ़ाना चाहिए ताकि उसे लगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। नंबर 13, इंस्टीट्यूट बाइगोरस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। तो बाइगोरस का मीनिंग होता है जोरदार, यानी इंस्टीट्यूशंस को ट्रेनिंग्स और एजुकेशन प्रोग्राम्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि
हमारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से स्किल हों और अच्छा सा काम करें। और जो चौथा पॉइंट है वो एक्चुअली पॉइंट है ही नहीं, मजाक है कि जो बचे हुए जो हमने अभी तक पढ़े हैं 13 पॉइंट, उन सबको इम्प्लीमेंट करना। अगला, अब बात आती है क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन द डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्वालिटी कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जोसेफ एम जूरॉन ने दिया था। तो सबसे पहले बेसिकली इसका फंडा समझते हैं। क्वालिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक होती है फीचर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर, हमने डेफिनेशंस में पढ़े थे कि आपके प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो सेटिस्फाई करें कंज्यूमर को, ठीक है। दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ दी फीचर्स। अब बात आ जाती है ब्रांड की, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना रिलायबल है, यानी भरोसेमंद है। तो ये तो है या नहीं है, रिलायबिलिटी है या नहीं है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। और बात आती है फीचर सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स। इसमें 2 फैक्टर पे डिपेंड होती है। एक होती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आपको सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर्स को अपनी क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करोगे। और दूसरा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बाय डिज़ाइन। तो अगर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट यानी जो है तुम्हारा प्रोडक्ट उसकी उसी डिज़ाइन में आपने फेलियर कम कर दिए, उसमें और जो फीचर्स हैं ऐड कर दिए, इस तरह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुआ। और दूसरा होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, यानी आपने पूरी डिज़ाइन ही उसकी चेंज कर दी, उस तरह से आपने फीचर्स तो बरकरार रखे या फिर फीचर्स बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद आपने उसकी डिज़ाइन में चेंज करके बढ़ाया। तो ये होता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। जैसे कि एक बात समझ लो, एक जो पहिया है, तो पहिया स्टार्टिंग जब बना था तो इस टाइप से पूरा भरा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे अब इसकी डिज़ाइनिंग, अब हम जानते हैं कि अगर इसमें हम होल बना देंगे बड़े बड़े, उसके बावजूद ही पहिया चलेगा और अच्छे से चलेगा। उसके बाद में अब धीरे धीरे डिज़ाइनिंग क्रिएट होते हुए केवल तीलियों पे आ गई, यानी इस टाइप से कि केवल ये तीलियाँ, एक तो वजन भी कम रहेगा, हमारा मटेरियल भी कम रहेगा, और जो हमारा वर्क है वो भी ईजिली हो जाएगा और बेहतर तरीके से होगा। तो इसीलिए अब उसकी डिज़ाइनिंग बदल दी। तो ये होती है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। अब इसमें क्वालिटी तो क्रिएट हुई, लेकिन किस लिए? कोई वैसा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हालांकि इम्प्रूवमेंट वैसे भी हुए, इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करके हमने इसको जो फीचर्स हैं क्रिएट कर दिए। तो इसको बोलते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो क्रिएटिंग फीचर्स इनटू रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर्स नीड। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कंज्यूमर्स की नीड्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरतें कुछ और हैं और आपने कुछ भी उसकी डिज़ाइन में चेंज कर दिया। तो अब समझते हैं कि जो क्वालिटी है डिज़ाइन की वो किस तरह से काम करती है, यानी क्या स्टेप्स लिए जाते हैं क्वालिटी डिज़ाइन में। तो सबसे पहला, टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। आपके प्रोडक्ट के प्रोफाइल क्या है उसको टारगेट करो। दूसरा, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। आपने क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को समझ लो, मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स समझते हो। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या खूबियाँ हैं, तो हम उन पे ही काम करते हैं जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, यानी ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल तक, जो भी आपके प्रोडक्ट्स के गुड, वो मतलब गुण या फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो सभी दैट कैन मेजर एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर टू इंश्योर एक्सेप्टेंस क्वालिटी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और उनको कंटिन्यूअसली मतलब लगातार मॉनिटर करते रहते हैं ताकि हमारी एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी बरकरार रहे। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब इसको हम लिंक करेंगे एमएएस एंड पीपीएस टू सीक्यूएएस। अब ये समझते हैं ये है क्या बेसिकली। तो एमए मतलब मटेरियल एट्रीब्यूट्स, हमारी जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसकी क्या मतलब खूबियाँ हैं, यानी एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरा पीपीज मतलब प्रोसेस पैरामीटर्स, हम जो प्रोसेस लगा रहे हैं अपने मटेरियल्स को बनाने के लिए, उस प्रोसेस में हमारे क्या खूबियाँ हैं। तो मटेरियल एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस पैरामीटर्स को लिंक कर देंगे हम किससे? क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स से, मतलब क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स से। इस्टेब्लिशिंग स्पेस डिज़ाइन,
अब देखो एक चीज़ समझते हो, ये वैसे मैनेजमेंट का है लेकिन फिर भी समझ लो। एक ये स्पेस है, ठीक है, और ये रहा और ये रहा, तो इसे बनाओगे NOR, और ये है डिजाइन स्पेस और ये है स्पेस। यानी हम नॉर्मली जो ऑपरेट करते हैं वो हम इस रीजन में ऑपरेट करते हैं। ये एक छोटा सा डिब्बा है, हम इसी में ऑपरेट करते हैं, यानी इसी के हिसाब से हम गुड्स बना लेते हैं। और डिजाइन स्पेस किसे बोलते हैं? हमारा नॉलेज स्पेस इतना है, यानी हम इतना जानते हैं, मतलब जो भी हमारी इंडस्ट्री में जाना जाता है, हमारे जितने भी साइंटिस्ट वगैरह या फिर मतलब जो भी जाना जाता है वो हम लोग जानते इतना है, यानी हम जानते तो काफ़ी कुछ है, लेकिन और जो नॉर्मली ऑपरेट करते हैं वो इतने पोर्शन पे करते हैं। हाँ, लेकिन हम काम इतने पोर्शन पे करते हैं, तो हम डिज़ाइन स्पेस जो चूज़ करेंगे, यानी हम जो अपनी डिजाइनिंग करेंगे उसमें हम ज़्यादा नॉलेज का यूज़ करेंगे, यानी ये पोर्शन अपना बड़ा कर लेंगे। जो नॉर्मली ऑपरेटिंग रेंज होती है उससे हम आगे बढ़ेंगे, और जो नॉलेज स्पेस है उसको, ऐसा तो है नहीं कुछ भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमें जो जो ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करके इस स्पेस में हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात आती है इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो आपको कंट्रोल स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश करेंगे कि हम क्या इस सिस्टम में कंट्रोल स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखेंगे नंबर 6 पे रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क को मेजर करना, यानी हम जो गुड अपने मार्केट में उतारेंगे वो अगर फेल हो गया तो ऐसा तो नहीं हमारी पूरी कंपनी डूब जाएगी, तो इसलिए रिस्क को भी मेजर कर लेते हैं किसी भी नई फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये थैंक्स का नोटेशन है, और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहें हमारे चैनल को, या फिर कोई आपको गलती नज़र आती है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।